नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि फाइनली यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने वो एंटीडोट को बना लिया था और आखिरकार उसने राजलक्ष्मी को भी कन्विंस कर लिया था कि वो यहाँ पर इस एंटीडोट का एक ह्यूमन ट्रायल ले, जिससे उन्हें पता लग सके कि ये एंटीडोट यहाँ पर इन पेशेंट के ऊपर कितना कारगर है या नहीं। और इधर राजलक्ष्मी भी अब उनकी इन बातों से फाइनली कन्विंस हो गई थी और जब उन्होंने यहाँ पर एक पेशेंट के लिए ऊपर इसका ट्रायल किया तो कुछ हद तक ये यहाँ पर उसके ऊपर सक्सेस रहा था, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि अभी वो पेशेंट यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन था। तो इधर अनिका भी अब राजलक्ष्मी को यहाँ पर आने के लिए कह देती है, तो राजलक्ष्मी भी अब अनिका को सब कुछ बता देती है कि एंटीडोट बन चुका है। अब कहानी आगे। इधर मनाली की बर्फीली वादियों में एक पुराने वुडन कैबिन के अंदर अब अनिका ने यहाँ पर अपना मैप फैलाया हुआ था और बाहर यहाँ पर ये रहस्यमयी जंगल से नीली जहरीली गैस धीरे धीरे अब यहाँ पर पहाड़ों को घेर रही थी। अनिका को पता है कि उस 6 फीट के अजनबी आदमी को रोकने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि उन्हें एक दिमाग भी चाहिए। अनिका यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ ऑलरेडी मनाली में पहुंच चुकी थी। अब उन्हें इंतजार था यहाँ पर बस राजीव गुलेरिया, प्रीति और राजलक्ष्मी के भी आने का। अनिका ने अपना प्लान बना लिया था कि अनिका और राजीव गुलेरिया ये दोनों यहाँ पर एक साइंटिस्ट का काम करेंगे। इनका काम है यहाँ पर इस गैस के कंपोजिशन को समझना और एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट तैयार करना ताकि वो यहाँ पर कम से कम इस गैस को फैलने से रोके, जब तक यहाँ पर ये पूरी की पूरी तरह से इस आदमी को नहीं रोक पाते। तो इधर दूसरी तरफ अनिका ने यहाँ पर रोहित को बोला था कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ अपनी एक टीम बनाए। यहाँ पर रोहित और उसकी रोहित के सिक्योरिटी गार्ड थे, तो साथ के साथ यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग भी थे। इनका काम यहाँ पर अनिका डिवाइड कर देती है कि ये यहाँ पर जंगल के रास्ते को साफ करते जाएंगे। अगर इनके रास्ते में जो भी लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड भी मिलता है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जाए और यहाँ पर अगर इस 6 फीट के इंसान के सामने जाने में अगर यहाँ पर कोई भी ने इनका दुश्मन दिखाई भी देता है तो उन्हें रोकने के लिए तो वो इनका मुकाबला करें। हालांकि अनिका ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये गैस बहुत ही जहरीली है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से पता था ये ज़्यादा वक्त तक वहाँ पर उसे शख्स के आसपास नहीं रह सकते थे। इसलिए अनिका ने यहाँ पर उन्हीं सूट को लिया हुआ था जो स्वाति मल्होत्रा ने वो जंप सूट तैयार करवाए थे। अनिका ने सभी के लिए यहाँ पर एक एक प्रोवाइड करा दिया था और उसने साफ साफ ये सभी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर उसके आसपास नहीं रहेगा, क्योंकि अनिका को पता था कि ये सूट की कैपेसिटी सिर्फ केवल 15 मिनट तक ही इन्हें सेव करने की है। तो इधर दूसरी तरफ अब तक राजलक्ष्मी ने यहाँ पर प्रीति को कॉल कर दिया था। राजलक्ष्मी ने प्रीति को साफ साफ कह दिया था कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर गुलेरिया हाउस आए और वहीं से फिर वो मनाली के लिए निकलेंगे। इधर प्रीति भी अब यहाँ तक पर राजलक्ष्मी के कहने से वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका ने पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर राजलक्ष्मी और प्रीति के पास भी भेज दिया था कि यहाँ पर मिशन के दौरान गैस के जितने भी प्रभावित होने वाले यहाँ पर उनकी टीम के मेंबर होंगे या वहाँ का कोई लोग होगा तो वे उन्हें वहाँ पर तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अब उसे पता था कि यहाँ पर अब उनके पास एक एंटीडोट भी है जिसके द्वारा वो यहाँ पर अपनी टीम या उन लोगों को बचा सकते हैं। इधर दूसरी तरफ अनिका ने साथ के साथ अब राजीव गुलेरिया को भी अपडेट दे दिया था कि वे उन्हें कहां पर मिलेंगे और राजीव गुलेरिया को भी वो वहीं पर ही आने के लिए कहते हैं। हालांकि राजीव गुलेरिया तो यहाँ पर इस एंटीडोट के बनने के बाद खुद पहले से ही तैयार थे। उन्होंने महेंद्र से कह के पहले के ही अपना सारा का सारा सामान पैक किया हुआ था, तो यहाँ पर देर थी बस उन्हें निकलने की। इधर जैसे ही राजीव गुलेरिया यहाँ पर अपनी लैब से निकलकर सीधा यहाँ हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर राजलक्ष्मी भी पहले
पहले से ही तैयार खड़ी थी। राजलक्ष्मी को वहाँ पर खड़ा देखकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, बेटा बेटा बड़ी जल्दी से हॉस्पिटल से आ गई, क्या कहीं जाने की तैयारी है क्या? इधर राजीव की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ हाँ वो क्या है ना कि अनिका ने अभी मनाली में आने के लिए बुलाया है। अब उसकी ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, अच्छा तो हाँ हम भी मनाली ही जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो चलो साथ में चलते हैं। तो इधर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ हाँ लेकिन वो क्या है ना अंकल, राजीव अंकल वो क्या है कि अभी प्रीति का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्रीति नहीं आई है, प्रीति के आते ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, एक बार प्रीति को कॉल लगा कर देखो बेटा, अगर उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर हम जाते हैं, नहीं तो हम एक साथ चलते हैं। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर राजलक्ष्मी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और राजलक्ष्मी भी यहाँ पर प्रीति को कॉल लगाती है। इधर दूसरी तरफ से जैसे ही राजलक्ष्मी को प्रीति की आवाज़ आती है तो प्रीति कहती है, बस हम हाँ ही गए वहाँ पर। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही जैसे ही राजलक्ष्मी अब गुलेरिया हाउस के एंट्रेंस की तरफ देखती है तो वहाँ पर एंट्रेंस गेट की तरफ से प्रीति सच में ही आ रही थी। इधर यहाँ पर प्रीति जैसे ही आ जाती है तो वो यहाँ पर राजीव अंकल को यहाँ पर नमस्ते करती है, साथ के साथ महेंद्र अंकल को भी, और अब ये यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। इधर भी यहाँ से ये चारों के चारों लोग मनाली पहुँचने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब अभी ने यहाँ पर ये सब समझ चुके थे कि अभी ने मिलकर यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना होगा। तो इधर दूसरी तरफ अब यहाँ पर अनिका रोहित को कह रही थी, मिस्टर मारवा ध्यान से देखो, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही होंगे। जैसे ही राजीव अंकल और मैं उस गैस का फ्लो कंट्रोल करेंगे वो 6 फीट का आदमी बाहर आएगा और उसे हमें जल्द से जल्द और उससे हमें उलझना नहीं है, हमें उससे कोई भी फाइट नहीं करनी, बल्कि हमें उस आदमी को कैप्चर करना होगा ताकि हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकें, क्योंकि हमें उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अनिका यहाँ पर कहती है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्टेप है, उसमें सबसे पहले राजीव अंकल अपने एडवांस सेंसर से गैस के सोर्स पॉइंट को लोकेट करेंगे जो जंगल के बिल्कुल बीच में एक पुरानी गुफा से निकल रही हैं। तो हमें बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ मिस्टर मारवा, आप और आपकी टीम यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क पहनकर ही उस घने जंगल में जाना, क्योंकि ये तो आप भी देख चुके हैं कि वहाँ पर जाना कितना रिस्की है, क्योंकि हर तरफ वहाँ पर ये गैस धुंध की तरह ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इसलिए सावधानी से अब हमें ये सब करना होगा। और यहाँ पर तब तक राजलक्ष्मी और प्रीति यहाँ पर अब एक डिटॉक्स टेंट तैयार कर लेंगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर इस गैस से हमारे लोगों को जितना भी कुछ भी वो इन्फेक्टेड होंगे तो वो साथ के साथ उन्हें संभालेगी भी, और उन्हें पता होगा कि ये गैस यहाँ पर फेफड़ों को 5 मिनट में ही फ्रीज कर सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उन्हें ट्रीटमेंट देना होगा। इधर यहाँ पर अनिका का ये प्लान रोहित को भी बहुत ही पसंद आता है, और ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब रोहित अनिका को एक थम्स अप का इशारा करता है। रोहित को पता था कि उन्हें बस हर हाल में किसी भी तरह से बस इस शख्स को कैसे भी करके इस गैस को रोकना होगा। हालांकि अब तक इनके पास एक उम्मीद यहाँ पर एंटीडोट की भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस आदमी को रोकना सबसे बड़ा जरूरी था। एक तरफ जहाँ पर अनिका और यहाँ पर रोहित ये सब प्लान कर रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ अब तक वहाँ पर जॉन भी अभी एनी और आकांक्षा को वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की उस गुफा में वापस लेकर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर एनी और आकांक्षा यहाँ पर गुफा के अंदर आती हैं तो उन्हें अब तक समझ में नहीं आता कि अभी तक तो उनका काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो इस तरह से कैसे स्वाति मल्होत्रा ने उन्हें यहाँ पर बुला लिया। इसलिए वो ये अंदर आने के बाद जैसे ही स्वाति मल्होत्रा के सामने जाती हैं तो अब यहाँ पर एनी और आकांक्षा दोनों ही अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, आपने हमें अपने काम के बीच में ही क्यों बुलाया, अभी तो हमारा काम खत्म भी नहीं हुआ था। इधर उन दोनों की बातों को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब उन्हें कहती है,
भूलो मत, तुम दोनों रोबोट हो, इसलिए सच कहूँ तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम दोनों को तुम जितना टाइम भी उसके साथ अटैक करोगे वो केमिकल गैस उतनी ही रिलीज होगी। क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तुम्हें इस चीज़ का आभास नहीं हुआ, क्योंकि एक रोबोट होने के कारण अगर तुम दोनों इंसान होती तो शायद तुम्हें पता चलता, क्योंकि तुम दोनों उसके साथ जितना फाइट कर रही थी उतनी ही स्पीड से उसकी गैस और भी ज़्यादा रिलीज हो रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता तो जल्द जल्द ही यहाँ पर किसी के लिए भी सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता। और हाँ, दूसरी तरफ अब वो ये कहते हुए यहाँ पर अब उस जंगल की तरफ अब एक सिस्टम में दिखाती है। जैसे ही वो दोनों भी अब यहाँ पर इस सिस्टम में देखती है तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर देखती है कि जिस जंगल को पहले उन्होंने देखा था वो भी एक छोटी सी जगह में दिख रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर उन्हें बड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर अब यहाँ पर एनी कहती है, बॉस बॉस ये क्या है। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये बस उसके ऊपर अटैक करने का नतीजा है, क्योंकि जितने भी अटैक तुम दोनों ने उसके ऊपर किए ये रहस्यमयी जंगल का ट्रायंगल एक्टिव हो गया। और देखो जितना स्पेस इसका पहले था अब ये उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये उससे भी ज़्यादा इस गैस को रिलीज करने लगा है। अब स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनकर अब यहाँ पर आकांक्षा कहती है, इसका मतलब कि उस ट्रायंगल के पास जो मैंने स्टैचू देखे थे वो तीनों इसी गैस को ही रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वहाँ पर उसे फाइट करने के लिए गए थे हमने वहाँ पर उस जंगल में 3 स्टैचू बने हुए देखे थे, तो शायद ये वही स्टैचू हैं। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ से एनी और आकांक्षा गई थी उन्होंने वहाँ की सारी चीज़ें देखी थी। और अब यहाँ पर जैसे ये सभी इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं तो अब यहाँ पर कुछ देर के लिए तो यहाँ पर पूरी तरह से खामोशी छा जाती है, मानो ये सब अपनी तरफ से कोई ना कोई प्लान बना रहे हो। लेकिन अभी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी समय तक खामोशी के बाद अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मनाली की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, कौन है वो जो इससे लड़ सकता है, क्योंकि अब इस आदमी को रोकना सच में बहुत ही मुश्किल हो गया है और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके सामने जाकर कौन इससे लड़ सकता है, क्योंकि अगर तुम तीनों इससे लड़ोगे भी तो ये तो और भी ज़्यादा गैस को रिलीज कर रहा है। ये बात यहाँ पर सिर्फ स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर खड़े सभी के दिमाग में ही चल रही थी। किसी को कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें ये बात तो अच्छी तरह से पता थी कि अगर मनाली में इस गैस को फैलने से रोकना है तो सबसे पहले तो उन्हें इस आदमी को ही रोकना होगा, उसके बाद ही वो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर इस आदमी को रोकने का ही था, ना तो इसे फाइट के द्वारा रोका जा सकता था और ना ही वो वैसे रुक रहा था। एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की गुफा में ये सब हो रहा था तो उधर दूसरी तरफ यहाँ पर अब तक प्रीति, राजलक्ष्मी, राजीव और महेंद्र ये चारों भी अब तक वहाँ पर रोहित और अनिका की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए मनाली जाना एक सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि मनाली को में सब तरह से यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, किसी का भी बाहर निकलना वर्जित था। लेकिन क्योंकि रोहित के कहने पर वहाँ पर रोहित ने पहले ही वहाँ पर हायर अथॉरिटी से बात की हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर इन चारों को ही जाने के लिए अलाउ किया था। इधर जैसे ये यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करते हैं तो उनके ज्वाइन करते ही सबसे पहले तो यहाँ पर अनिका गुलेरिया अब राजीव गुलेरिया से पूछती है, राजीव अंकल क्या सच में एंटीडोट अब इतनी मात्रा में है कि उसे प्रयोग किया जा सके। इधर अब अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब वो यहाँ पर अपने पास लिए हुए एक बैग की तरफ इशारा करता है और कहता है, हानिका, मैंने जितना भी एंटीडोट बनाया है मैं यहाँ पर इस बैग में लेकर आया हूँ। अब देखते हैं कि ये अब देखते हैं ये यहाँ पर लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इधर अनिका भी ये बात सुनते ही कहती है, सच में थैंक यू सो मच राजीव अंकल, आपने ऐसे समय में यहाँ पर तब तक इस एंटीडोट को बनाया। अब उसकी इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ये तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना अनिका, और वैसे भी अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें अभी अपने काम पर लग जाना चाहिए।
तो अब यहाँ पर अनिका कहती है यस यस यू आर राइट। वैसे यहाँ पर अब ये कहते हुए अनिका अब राजलक्ष्मी और प्रीति इन दोनों को उनका काम समझाने लगती है कि उन्हें किस तरह से उनकी टीम के लोगों की और लोकल लोगों की मदद करनी है। तो साथ के साथ अब वो यहाँ पर जैसे उसने राजीव गुलेरिया के लिए काम डिसाइड किया था, अब वो यहाँ पर राजीव के लिए भी अब उसका काम बताने लगती है। और इधर क्योंकि राजीव के साथ महेंद्र भी आया था तो वो महेंद्र को भी अब अपनी ही टीम में लेती है, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की कमी होगी तो महेंद्र वो प्रोवाइड करवा सकता था। दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिस जैसे एक ठंडे पैलेस में यहाँ पर सच में बहुत ही गोली या बारूद सब कुछ शुरू हो चुकी थी। पेरिस के रोमांटिक शहर में यहाँ पर एक खूनी खेल शुरू हो चुका था, जो कि सीधा का सीधा राजमहल में शुरू हो रहा था। यहाँ धनंजय की बहादुरी साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि धनंजय ने यहाँ पर सभी दुश्मनों को पहले तो यहाँ पर राजमहल में एंटर करने से रोका हुआ था। धनंजय यहाँ पर अपनी गन के साथ जो भी आदमी यहाँ पर उन्हें महल के पास आता नजर आ रहा था वो उन्हें यहाँ पर पहले ही उसने यहाँ पर अपने लोगों को सचेत किया हुआ था और उन्होंने वो एंट्रेंस के पास तक आने नहीं दे रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शौर्य खुद यहाँ पर अपनी टीम के साथ आया हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर सबसे पहले प्लान बनाता है कि वो यहाँ पर राजमहल को चारों तरफ से घेर लेगा। और इसलिए उसने आदमियों को यहाँ पर निर्देश दिए। यहाँ पर सच में राजमहल के जो अभी कुछ समय पहले ब्लास्ट हुआ था वो यहाँ पर राजमहल के बाहर ही हुआ था। उससे राजमहल को तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जिससे धनंजय को संभलने का मौका मिल गया था। यहाँ पर शौर्य का मकसद सिर्फ सेफ हाउस के अंदर ही तक पहुंचना था, ताकि वो किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जाने के बाद वो राजमहल के अंदर कब्जा कर ले, क्योंकि उसे बस यहाँ पर राजमहल के ऊपर कब्जा करना था, ताकि वो अनिका को मजबूर कर सके कि वो किंग को कहकर उसके तीनों के तीनों आदमियों को छुड़वा सके। तो वहीं धनंजय भी यहाँ पर मुंह तोड़ उन्हें अच्छी तरह से जवाब दे रहा था। धनंजय यहाँ पर एक विंडो के पास छिपा हुआ था और वो यहाँ पर अपनी टैक्टिकल गन के साथ पोजीशन लेता है। धनंजय के पास हालांकि यहाँ पर लिमिटेड अम्यूनिशन था, लेकिन उसका मकसद, उसका एम बिल्कुल चूकता नहीं था। वो जिसके ऊपर भी यहाँ पर दुश्मन के ऊपर निशाना लगा था, उसकी एक ही गोली से वो दुश्मन यहीं पर ही ढेर हो जाता। इधर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रात का सन्नाटा हो चुका था, तो अब यहाँ पर शौर्य के अटैकर्स ने यहाँ पर अब अपने एक एडवांस हथियार यानी कि हैवी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सबसे पहले अब महल के मेन गेट के फ्रंट वॉल को उड़ा दिया था, जिससे उन्हें आसानी हो सके कि वो यहाँ पर उनके लोग अब राजमहल के अंदर जा सके और वहाँ पर वो राजमहल को अपने कब्जे में कर ले। इधर यहाँ पर सब जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और यहाँ पर धुएं और आग के बीच से अब यहाँ पर काले कपड़ों में यहाँ पर दुश्मन अंदर दाखिल होते हैं। अब क्योंकि दुश्मनों को लग रहा था कि उन्होंने इतना भयंकर ब्लास्ट किया है, क्योंकि धनंजय यहाँ पर अपनी गोली से ही सबको वार कर रहा था, तो उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर इसी दीवार के पास ही शायद धनंजय मौजूद था। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ पर धनंजय को मार गिराया है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धनंजय वहाँ पर उस दीवार के पास था ही नहीं। तो इधर यहाँ पर धनंजय अब उस धुएं का फायदा उठाकर यहाँ पर अंधेरे में एकदम से गायब हो गया था। ये महल उसका था, इसलिए वो हर साइड से यहाँ पर हमला करता है, क्योंकि धनंजय को इस महल में हर तरफ से हर एक सीक्रेट रास्ते का पता था। जब भी यहाँ पर दुश्मन का एक ग्रुप लॉबी में आता है तो वहाँ पर मौजूद एक रस्सी को धनंजय जल्दी से पकड़कर खींच लेते हैं। आखिर ये रस्सी कोई और नहीं बल्कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूमर जो कि उस हॉल में उस लॉबी में लगा हुआ था। तो वो यहाँ पर जैसे उस रस्सी को खींचते हैं तो वो झूमर यहाँ पर इन लोगों के लिए गिर जाता है। वहाँ पर भारी कांच का ये झूमर जब सीधा ही दुश्मनों पर गिरता है तो वहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर उनका पूरा का पूरा ग्रुप वहीं पर ही सीधा लेट चुका था, वो सब जख्मी हो चुके थे। तो इधर धनंजय जब यहाँ पर कैमरून की तलाशी लेते हैं तो यहाँ पर धनंजय दीवार के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से निकलता है और पीछे से अब वो यहाँ पर दुश्मनों के ऊपर वार करता है। जितने भी दुश्मन अभी यहाँ पर राजमहल में घुसे थे वो बारी बारी से दुश्मनों को मार कर गिरा रहा था। इधर इससे पहले कि कोई भी दुश्मन नीचे गिरे और पहले वाले और भी सावधान हो जाए तो वो उन्हें जल्दी से यहाँ पर पहले की दीवार के अंदर गायब हो जाता था।
वो यहाँ पर दुश्मनों की नज़र में नहीं आ रहा था। धनंजय यहाँ पर जितनी फुर्ती के साथ फाइट कर रहा था वो सच में काबिल तारीफ थी। जब धनंजय यहाँ पर दुश्मनों के साथ लड़ रहा था तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने कौन है, क्योंकि धनंजय की स्पीड यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी। ये फाइटर अभी भी यही सोचते हैं कि कहीं कहीं वो किसी भूत से तो नहीं लड़ रहे। एक तो वो यहाँ पर इसी चीज़ से डर चुके थे, अब डर के साथ ही धनंजय ने यहाँ पर आधे लोगों को तो वैसे ही घायल कर दिया था। इधर यहाँ पर धनंजय को अचानक से 3 अटैकर घेर लेते हैं, क्योंकि अब फाइनली 3 अटैकर अब धनंजय को देख लेते हैं और वो भी यहाँ पर अपनी गन की जगह अब जैसे ही वो यहाँ पर तीनों ही अटैकर अब धनंजय को की तरफ अपनी गन का निशाना लगाते हैं, तो इससे पहले कि उनकी गन चलती कि धनंजय तभी अब यहाँ पर वहाँ पर मौजूद एक पुरानी किताब को उठाते हैं और साथ के साथ एक पेन का भी इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर एक अटैकर की आंख में सीधा ही उस पेन को गोप देते हैं और दूसरे के ऊपर वो यहाँ पर फिजिकली स्ट्रेंथ से अब उस बुक शेल्फ के उसे नीचे दबा देते हैं। इधर अब यहाँ पर सूर्या के बाकी फाइटर्स जो कि अभी स्टेयर से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें देखकर अभी यहाँ पर धनंजय अपने दोनों ही हाथों में भी यहाँ पर गन लेकर नीचे स्लाइड करता है। वो यहाँ पर अब अपने एडवांस हथियार एक्सप्लोजिव के ढेर पर यहाँ पर गोली मारता है, जिसे महल का एक हिस्सा यहाँ पर ढह भी जाता है और इधर अब यहाँ पर दुश्मनों का रास्ता लेकिन वहीं के वहीं रुक जाता है। धनंजय यहाँ पर उन लोगों को ऊपर ही नहीं आने देता और यहाँ पर अब फाइट सीधा ही काफ़ी हॉरिबल हो जाती है। धनंजय भी यहाँ पर दुश्मनों को यहाँ पर मार कर गिरा रहा था, तो धनंजय को पता था कि उसे अकेले ही यहाँ पर सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि महल में मौजूद यहाँ पर जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, जैसे ही धनंजय को पता चला कि राजमहल पर अटैक हुआ है तो उसने यहाँ पर अपने लोगों को कहकर पहले ही बहुत सारे गरम तेल को गर्म करा लिया था और साथ के साथ उसने यहाँ पर कुछ चाकू को भी तेज करा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे नहीं पता था कि बाहर कितने फोर्स है, लेकिन उसे ये पता था कि अगर कोई महल के अंदर इंटर करता है तो उसे कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। इसलिए वो यहाँ पर इस गर्म तेल और तेज चाकुओं से ही अब यहाँ पर दुश्मनों को बाकी को टैकल करता है, क्योंकि यहाँ पर धनंजय की जो बंदूक थी उसमें अब गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और इधर एक अटैकर को तो वो यहाँ पर सीधा ही पकड़ कर उसे अब एक डीप फ्रीजर में ही लॉक कर देता है, क्योंकि वो अटैकर यहाँ पर सबसे पहले अब धनंजय पर अटैक करने के लिए आया था। इधर धनंजय का हर मूव काफ़ी सूझबूझ से भरा हुआ था और वो दुश्मनों की ही ताकत अब उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। सच में धनंजय ने जिस सूझबूझ के साथ यहाँ पर अब तक मोर्चा संभाला था वो काबिल तारीफ था। इधर धनंजय महल की हर एक चीज को हथियार बनाता है। धनंजय के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वो उसे ही दुश्मनों के ऊपर यूज कर रहा था। वो यहाँ पर किसी दुश्मन का तो कर्टेन से गला घोटता है, तो किसी को वहाँ पर शो पीस में टंगी हुई पुरानी तलवार से उनकी गर्दन काटता है। जब यहाँ पर दुश्मन अब फ्लैश लाइट मारते हैं ताकि वो धनंजय को ढूंढ सके, तो धनंजय यहाँ पर उनकी लाइट को टारगेट करता है ताकि इधर वो अंधेरे में अंधे हो जाएं। इधर धनंजय भी अपने बिखरे हुए बालों और खून से सने हुए चेहरे के साथ ही अब महल के बीच में खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आधी लड़ाई तो धनंजय जीत ही चुका था, क्योंकि जितने भी लोग भी यहाँ पर दुश्मन इस महल में घुसे थे धनंजय ने उन्हें ढेर कर दिया था अपनी सूझबूझ के साथ। इधर धनंजय के हाथ में एक जलती हुई एक मसाल थी और यहाँ पर चारों तरफ दुश्मनों की लाशें थी। और इधर अब यहाँ पर धनंजय अपने मन में ही सोचता है कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे मारोगे। अरे तुम भूल गए हो, ये दीवारें मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। ये जमीन मेरा साथ देती है। आज पेरिस के इस महल में सच में तुम्हारा यहाँ पर अंत हुआ है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस राजमहल को कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे। इधर ये सब धनंजय यहाँ पर सोच रहा था। धनंजय ने यहाँ पर हर एक शख्स को रोक लिया था, लेकिन तभी अब धनंजय को एहसास होता है कि वहाँ पर एक आदमी जल्दी से वहीं से सिरिक्स रख कर वहाँ से जा रहा था। इससे पहले कि धनंजय उस आदमी को रोकता, वो आदमी अब यहाँ पर महल के उस खुफिया बेसमेंट की तरफ चला जाता है जहाँ पर राजमहल का सीक्रेट डाटा रखा हुआ था।
धनंजय ने उस आदमी को वहां पर जाते हुए देख लिया था, पर ये आदमी यहाँ पर सूर्या का एक खास आदमी था, लेकिन धनंजय की नज़र अब उस पर पड़ चुकी थी। इधर यहाँ पर धनंजय भी ने देखा कि यहाँ पर अब सब कुछ काफ़ी जख्मी है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी टीम को भी ये सब सौंप कर अब वो यहाँ पर उसी शख्स के पीछे चला जाता है, क्योंकि धनंजय को लगा था कि शायद वो यहाँ पर इनका डाटा चुराने के लिए लेकर आया है, लेकिन उनका असली मकसद ना तो यहाँ पर धनंजय को मारना था और ना ही कुछ और, बल्कि वो तो यहाँ पर राजमहल पर कब्जा करने के लिए आए थे, क्योंकि ये महल यहाँ पर अनिका की कमजोरी बनने वाला था, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि वो राजमहल पर कब्जा कर अनिका को कमजोर करेंगे, ताकि फिर अनिका किंग को कन्विंस कर सके। उन्हें पता है कि जैसे ही अनिका को ये खबर मिलेगी कि राजमहल के ऊपर हमला हुआ है और साथ में उसके धनंजय पापा की भी जान खतरे में है, तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर आएगी और फिर वो यहाँ पर अनिका को भी बंधक बनाकर फिर वो किंग को उसे कन्विंस करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि राजमहल की रानी को बचाने के लिए और राजमहल को बचाने के लिए हमेशा ही किंग वहां पर आते थे। इधर यहाँ पर धनंजय अभी ये सब देखकर अब उस आदमी के पीछे ही बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहाँ पर जैसे ही धनंजय देखता है कि एक शख्स वहाँ क्या डाटा चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो यहाँ पर महल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके यहाँ पर सारे ही दरवाजों को लॉक कर रहा था, क्योंकि उनका मकसद अब धनंजय को साफ साफ समझ आ गया था। इधर धनंजय को समझ आता है कि वो दुश्मनों को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मन तो यहाँ पर अंदर रहकर इसे एक डेथ ट्रैप बनाना चाहते थे। दुश्मन चाहते थे कि वो यहाँ पर इन सबको अंदर ही इस राजमहल को एक जेल बना देंगे, ताकि वो यहाँ पर इन सबको कैद कर सकें। इधर यहाँ पर ये शख्स अब एक जल्दी से एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें कि वो यहाँ पर महल के अंदर हो रही सारी तबाही और घायल लोगों को भी दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस रिकॉर्डिंग को पूरा कर पाता, तभी धनंजय वहाँ पर उस शख्स के पीछे आ जाते हैं और धनंजय यहाँ पर आने के बाद अब वो सीधा का सीधा उस शख्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब धनंजय ने क्योंकि उस शख्स के ऊपर अटैक किया था, तो इसलिए वो शख्स अभी वहीं पर ही गिर जाता है। इधर धनंजय अब उस शख्स के सिर के ऊपर वार कर अब उसे घसीटते हुए अब वहां से सीधा ही बालकनी से लेकर टेरेस तक आ जाते हैं और वो यहाँ पर, क्योंकि धनंजय नहीं चाहता था कि अनिका को अभी किसी भी तरह के किसी भी चीज की कोई भी खबर मिले, क्योंकि धनंजय को भी ये पता था कि वहाँ पर मनाली में क्या सिचुएशन है, इसलिए अनिका का वहाँ होना बहुत ही जरूरी था। तो इधर यहाँ पर धनंजय ने पूरे के पूरे यहाँ पर राजमहल को बचा लिया था। हालांकि इन सब को बचाने में वो खुद भी जख्मी था, लेकिन वो हर दुश्मन को मारता है जो महल के कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। इधर वो अब अपने आप से कहता है, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन अपने दुश्मनों को कभी भी राजमहल में इस तरह से तो इंटर नहीं करने दूंगा। एक तरफ जहाँ पर ये सब फाइट हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में भी वहाँ पर तीनों ही बच्चे अब एक स्क्रीन के साथ स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे जो कि राजमहल में हो रहा था। हालांकि राजमहल में काफी अंधेरा था, उन्हें कोई चीजें ही साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें धनंजय यहाँ पर साफ साफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इधर आयशा मारवा और किंग वो दोनों भी यहाँ पर बच्चों के साथ ही सारी की सारी फाइट को देख रहे थे। हालांकि किंग को तो पहले से ही पता था कि धनंजय एक शेर है जो इन सब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए इस बार इस लड़ाई में किंग खुद नहीं गए। वरना जब भी किंग को लगता था कि उनके फाइटर की वहां पर जरूरत है, तो वो सबसे पहले ही अपने फाइटर को वहां पर भेज देते थे। तो इधर रिया तो यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट के साथ ये सब नजारा देख रही थी और वो यहाँ पर रिया तो भी यहाँ पर चिल्लाते हुए ही कहती है, वाओ दादू, आपका सच में कोई जवाब नहीं। रिया तो यहाँ पर अब अपने ग्रैंडफादर की यानी कि धनंजय की फाइट को और भी इनकरेज कर रही थी। तो और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए ही कहती है, कम ऑन दादू, कम ऑन, छोड़ना मत किसी को भी। दे आर और द बैड पीपल, ये बहुत ही बुरे लोग हैं दादू। और यहाँ पर जहाँ एक तरफ रिया ये सब चीयर कर रही थी, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा मारवा तो धनंजय पीरामल को लेकर काफी चिंतित थी।
उनका दिल तो बैठा जा रहा था। उन्हें हर बीते पल के साथ ये लग रहा था कि कहीं धनंजय को कुछ ना हो जाए, क्योंकि जब आयशा मारवा ने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा कि वो लोग कितने हैं, तो उन्हें देखकर आयशा मारवा पहले ही डर चुकी थी। आयशा मारवा तो पहले ही राजवाय महल में हुए ब्लास्ट के कारण डरी हुई थी, लेकिन अब ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर वो और भी डर गई थी, क्योंकि जब आयशा मारवा यहाँ पर नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, तो धनंजय की फाइट दिखाने के लिए यहाँ पर किंग ने वापिस से इस कमरे में आकर यहाँ पर प्रोजेक्टर पर सब कुछ चला दिया था, ताकि वो यहाँ पर ये सब कुछ देख सके। और इधर अब आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों भी इस लड़ाई को देख रहे थे। इन दोनों भाइयों के यहाँ पर इमोशंस मिक्स्ड थे। दे बोथ आर वरीड अबाउट हिज ग्रैंडफादर, लेकिन उन्हें भी अच्छी तरह से पता था कि उसके दादाजी किस तरह से यहाँ पर दुश्मनों को मार कर गिरा रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा था, इसलिए उन्हें चिंता के साथ साथ अब उनके चेहरे पर एक सुकून भी था कि उसके दादाजी सच में किसी से कम नहीं हैं। आज उन्हें अपने दादाजी पर जिस तरह उन्हें अपने मोम और डैड के ऊपर एक प्राउड फील होता था, आज उन्हें सेम यहाँ पर अपने दादू के लिए भी प्राउड फील हो रहा था। इधर यहाँ पर आयशा मारवा की सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अब यहाँ पर जब आर्यन और अलेक्जेंडर की नज़र अब अपनी दादी माँ पर जाती है, तो वो दोनों अब अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और अब कहते हैं, बी रिलैक्स दादी माँ, देखिए ना दादू ने उन सबको वहाँ पर ढेर कर दिया है। आई थिंक अब तक तो वहाँ पर कोई बचा भी नहीं होगा। आप खुद ही देखिए, दादू सच में किसी लायन से कम नहीं है। इधर यहाँ पर अपने दोनों ही बच्चों की इन बातों को सुनने के बाद अब आयशा मारवा दोनों के हाथों पर अब अपना एक हाथ रखती है और वो यहाँ पर अपना हाँ में सिर हिलाती है। हालांकि अब वो बच्चों के सामने यहाँ पर ज़्यादा चिंतित होना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी क्या करती, क्योंकि उसे धनंजय की काफ़ी चिंता हो रही थी। एक तरफ जहाँ पर मनाली में ये सब कुछ हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजमहल में भी सिचुएशन पर ऑलमोस्ट धनंजय ने कंट्रोल कर लिया था। तो इधर तीसरी तरफ यहाँ पर लंदन में अब तक करण गुलेरिया और अंजलि मामी, इन दोनों ने भी यहाँ पर आलिशा, राहुल, इन सब के साथ अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड किया। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर देर हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर करण गुलेरिया और अंजलि वो अब आलिशा को बाय कहकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही करण गुलेरिया और अंजलि मामी ये दोनों यहाँ से गए, तो उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पर अब कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो यहाँ पर अब राहुल के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा नॉक होता है, राहुल जो कि यहाँ पर अभी अपने हॉल में ही बैठा था, वो हैरानी से कविन आलिशा की तरफ देखता है कि आखिर इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि उसे पता था कि वैसे तो अब इस समय कोई यहाँ पर आता नहीं है और ना ही उसने किसी चीज़ को ऑर्डर किया था, और करण और अंजलि तो अभी ही गए हैं। इसलिए वो हैरानी से आलिशा की तरफ देखता है, तो सेम रिएक्शन यहाँ पर आलिशा का भी था। जैसे ही आलिशा भी अब राहुल की तरफ हैरानी से देखती है, तो अब राहुल फिर से कहता है कि हमें केयरफुल होना होगा आलिशा, अभी के अभी आप कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ बाहर दरवाजे पर कौन है। और ये कहते ही जैसे आलिशा फिर से अपने कमरे में गई, तो जब वो राहुल श्योर हो जाता है कि आलिशा अब अपने कमरे में जा चुकी है, तो अब यहाँ पर राहुल अब दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल ने यहाँ पर दरवाज़ा खोला, तो राहुल के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने यहाँ पर अपने चेहरे पर कवर किया हुआ था, लेकिन उनके हाथों में गन थी। और जैसे ही राहुल ने यहाँ पर दरवाज़ा खोला, तो वो सीधा ही राहुल को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और इधर यहाँ पर वो राहुल से कहते हैं होशियारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो राहुल को गन पॉइंट में लेते हुए ही उसे भी यहाँ पर घर के अंदर धक्का दे देते हैं। तो इधर आलिशा जो कि अब अपने रूम में पहुँच चुकी थी, वो भी यहाँ पर अब सब कुछ देख रही थी। आलिशा छिप कर सब कुछ देख रही थी कि आखिर इस समय यहाँ पर कौन आया हुआ है। लेकिन जब आलिशा ने देखा कि यहाँ पर कुछ गुंडे आ चुके हैं, तो भी यहाँ पर आलिशा भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। आलिशा को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता कि अब यहाँ पर इस घर में अटैक हुआ है।